हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा ने आफ्टर दी अक्टूबर इंटरनेशनल विंडो यहाँ पे अपनी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग अनाउंस कर दी है, जहाँ पे इंडिया को एक प्लेस का फायदा हुआ है एंड 125th पोजीशन पे इंडिया अब फीफा रैंकिंग में पहुंच चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने अक्टूबर में वियतनाम, जो कि हमारे से हायर रैंक टीम थी, उनके सामने ड्रॉ खेला, तो उससे आपको पॉइंट में यहाँ पे मुनाफा हुआ एंड उसके चलते आप एक प्लेस यहाँ पे ऊपर चले गए हो। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया की रैंकिंग अब हो चुकी है 22nd एंड हमारे लेवल की अगर हम एशिया की कंट्रीज में बात करें तो उसमें थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रोग्रेस दिखाया है पिछले 4-5 सालों में। क्योंकि 2019 में जब इंडिया ने AFC एशियन कप में थाईलैंड को 4-1 से हराया था, तब इंडिया की रैंकिंग थी 96 एंड थाईलैंड की रैंकिंग थी 125 के अराउंड। अब आप देखिए 5 साल बाद इंडिया की रैंकिंग है 125 एंड थाईलैंड की रैंकिंग हो चुकी है 96। सो दैट्स कॉल अ प्रोग्रेस। काफ़ी सारे लोग मेरे को पता है कि भाई बोलते हैं कि यहाँ पे रैंकिंग का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नो डाउट आप अगर उसको शॉर्ट टर्म एंगल से देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि उसमें हम सबको पता है कि एक फैक्टर आता है कि कैसे ओपोनेंट के सामने आप खेलते हो। अगर आप लोअर रैंक ओपोनेंट के सामने खेल के अपने पॉइंट्स बढ़ा लेते हो देन भी आप रैंकिंग में आगे जा सकते हो, जो कि आपको ट्रू पिक्चर नहीं देगा। और उसका फायदा इंडिया ने भी हम सबको पता है कि 2023 में उठाया था। हमें यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पोर्ट 3 में जाना था, तो हमने लोअर रैंक कंट्रीज के सामने मैचेस खेल के भी अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर ली थी। बट वो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस देगा। इवेंचुअली 2024 में इंडिया अपनी रियल रैंकिंग पे आ गया। तो आई थिंक अगर आपको रैंकिंग को देखना है और उससे यहाँ पे टीम का प्रोग्रेस अगर जज करना है तो आपको एक 4-5 साल का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। अगर जैसे आप देखिए कि इंडिया 2015 में आई थिंक 172 रैंकिंग के अराउंड था एंड देन आप देखिए 2019 में हमारी रैंकिंग हो चुकी थी 96। तो दैट शोज कि भाई आपकी टीम अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में गई है। अब 2019 में आप देखिए हमारी 96 रैंकिंग थी, अब आप 2024 लीजिए तो 5 साल में हमारी रैंकिंग अब 125 हुई है। तो दैट शोज कि आपको यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। आप 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो रैंकिंग में ऊपर नीचे होता है उसको जज करके अगर आप टीम को आंकेंगे तो आपको वो क्लियर पिक्चर नहीं देगा। बट 5 साल का अगर आप एक टाइम फ्रेम लेके देखोगे कि भाई किस कंट्री की नेशनल टीम कैसे प्रोग्रेस कर रही है, तो उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। वियतनाम भी इज अनदर एग्जांपल की जिनका भी यहाँ पे आप देखिए 2015 टू 2020 उनका भी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, या फिर इवन 2022 तक आप बोल सकते कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में गया था। अब उनका भी डाउनफॉल आ रहा है। सो दैट्स गिव्स यू कैन से क्लियर पिक्चर अबाउट कि भाई टीम का किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि आज उनका AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान। क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द इन अ सेंस कि आपका जो क्वालिफिकेशन का होप है या फिर जो भी आपका सिनारियो है वो इस मैच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। ब्रुनेई के सामने हमने बढ़िया 13-0 की विक्ट्री हासिल की है। सारे प्लेयर में यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी भर भर के होगा एंड 11 डिफरेंट गोल स्कोरर ने उस मैच में आप देखिए कि गोल स्कोर किए थे। तो आई थिंक वो टीम में भी एक वो यहाँ पे हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगा। बट तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ इजी चैलेंज, नो डाउट। वो भी थाईलैंड के सामने 2-0 से हार के आ रहे हैं। बट वहाँ पे भी आप देखिए हाफ टाइम तक स्कोर लाइन था 0-0 एंड सेकंड हाफ में जब उनको रेड कार्ड मिला आई थिंक उनके कैप्टन को, तो देन वो जो जब 10 मैन डाउन हुए तब थाईलैंड भी ज़्यादा उनको एक्सपोज कर पाई। तो आई थिंक डिफेंसिवली तुर्कमेनिस्तान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकलिटी भी है उनके पास, हाइट वाले प्लेयर है, सेट पीसेस में भी अच्छे हैं। सो आई थिंक इशफाक अहमद के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है, हमने देखा है कि भाई इशफाक अहमद की जो टैक्टिक्स है या फिर उनका जो गेम प्ले है वो है मोर ऑफ अ लॉन्ग बॉल, सेकंड बॉल विन करना, सेट पीसेस। आई थिंक उनके ऊपर उनके जो गोल स्कोरिंग चांसेस है वो ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। तो अब देखते हैं कि आपके सामने फिजिकली स्ट्रॉन्ग टीम है तो उनको किस तरह से क्या टैक्टिक्स के साथ इशफाक अहमद एंड बॉयज यहाँ पे टैकल करते हैं। आज दोपहर 2:30 बजे ये मैच खेला जाने वाला है। सो मस्ट विन गेम फॉर इंडिया अगर इंडिया यहाँ पे AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई करना चाहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट गेम है। अगर हम ड्रॉ भी निकाल पाते हैं दैट वुड बी ए ग्रेट रिजल्ट, बट आई थिंक दिस शुड बी अ विन फॉर अस अगर हमें यहाँ पे क्वालिफाई करना है। तो लेट मी नो गाइस, आपके क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं IWL के नए सीजन के बारे में। तो उनका भी जो फिक्सर्स एंड शेड्यूल लिस्ट है उसको AFF ने अनाउंस कर दिया है, जो कि भाई 10 जनवरी 2025 से IWL के नए सीजन का आगाज होगा एंड 13 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें टोटल 8 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। ओरिजिनली इसमें 9 क्लब पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट स्पोर्ट ओडिशा, जो कि ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट का क्लब था यहाँ पे या फिर उनका जो टीम था, उन्होंने बैकआउट कर लिया है। क्योंकि हम सबको पता है कि ओडिशा में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पे चेंज आया है एंड अब जो नई गवर्नमेंट आई है
उनका भी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, तो उन्होंने यहाँ पे फंड एलोकेट नहीं किए होंगे, तो उसके चलते अब स्पोर्ट ओडिशा आपकी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। टोटल 8 क्लब है, जिसमें 2 क्लब कोलकाता से है, 2 ओडिशा से हैं, 1 ईच फ्रॉम दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड केरला। तो इस तरह से 8 टीमों के साथ आपका इस सीजन का IWL होगा, एंड उसी के साथ आई थिंक मे बी IWL 2 भी उसी के साथ चलेगा, क्योंकि फिर आपके पास और कोई तो विंडो यहाँ पे बचती नहीं है। एंड दूसरी चीज़ एक इंटरेस्टिंग ये है कि जिस तरह से जो ओडिशा की अभी नई गवर्नमेंट आई है, उनका अब देखिए कि फंडिंग कम हो रहा है, तो उससे ओडिशा FC को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे जाके इम्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट तो जो स्टेडियम की सारी फैसिलिटीज़ है और वो सारी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए कि सब्सिडीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ से भी हटा ली, देन फिर ओडिशा FC क्या अपना बेस फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि पहले दिल्ली में भी उनको वही इश्यूज आए थे, तो अब फिर से क्या वो यहाँ पे अगर ये सारे क्या बोलते हैं कि जो सब्सिडीज़ या फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें ओडिशा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको अगर वो पुल आउट कर लेते हैं, देन ओडिशा FC का क्या क्या फ्यूचर होगा। दूसरा चीज़ कि हम सबको पता है कि जो AIFF FIFA एकेडमी चल रही है ओडिशा में, उसका भी फंडिंग ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही थी। जो 4 करोड़ का बजट हर साल था, वो यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ही दे रही थी, तो उससे भी अगर ओडिशा गवर्नमेंट बैकआउट करती है, देन उनका क्या फ्यूचर है। सो देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दोज एरियाज ऑल्सो। सो लेट मी नो गाइज, आप कितने एक्साइटेड हो IWL के बारे में, एंड आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो ISL में भाई कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई FC के सामने FC गोवा ने 2-2 में अवे में जाके ड्रॉ हासिल किया, एंड एक क्रुशियल अवे पॉइंट उन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। मनोल मार्केस की साइड थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह का जो सेकंड गोल इक्वलाइजर के तौर पे आया चेन्नई FC का थ्रू दैट चिवाचुकू हेडर, एंड कट्टीमनी ने वो सेव किया, जो कि रिप्ले में दिख रहा था कि भाई गोल लाइन को यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं किया है, तो उसके चलते यहाँ पे वो यहाँ पे डिसअपॉइंट होंगे, अदरवाइज उनको 3 पॉइंट मिल जाते। बट इस तरह के डिसीजन आप ऑन फील्ड रेफरी से या फिर साइडलाइन रेफरी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो सही डिसीजन दे पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास वो व्यूइंग एंगल है उस तरह का, एंड दूसरा चीज़ यह भी कि भी रियल टाइम में इतना मतलब क्या बोलते हैं कि जज करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसके लिए या तो आपके पास VR होना चाहिए या तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। उसके अलावा आप इस तरह के डिसीजन सही नहीं दे सकते। तो इससे भाई ISL में ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। लेट होप सो AIFF एंड ISL ऑर्गेनाइजर्स इसके बारे में आगे सोचे, एंड इस तरह का डिसीजन हमको पता है कि भाई जो मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का मैच था, उसमें सुभाशीष बोस वाला जो गोल था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आई थिंक अगर इससे भाई आपकी देखिए एक टीम के 3 पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड लास्ट में अगर 1-2 पॉइंट का अगर आपका डिफरेंस रहा, तो कहीं ना कहीं इस तरह के डिसीजन फिर उसके लिए क्या बोलते हैं कि जिम्मेदार होते हैं। एंड मनोल मार्केस की टीम ने आज आई थिंक एक चीज़ जो मेरे को अच्छी दिखी, वो फाइट, आई थिंक फाइट उन्होंने अच्छी पुटअप की कंपेयर टू अगर हम मुंबई सिटी वाला जो उनका लास्ट मैच था उसके कंपैरिजन में देखें। ओएन कोयल की साइड अपनी प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से ही खेली जो ओएन कोयल की है, यहाँ पे लॉन्ग बॉल्स, सेट पीसेस, उसमें ही वो डेंजरस ज़्यादा दिखे। बट जो फर्स्ट गोल आया विल्मार जॉर्डन का रिबाउंड के थ्रू, जहाँ पे लुकास प्रेम्बिला का बेहतरीन शॉट था, देन उसके बाद भाई उदांता सिंह ने बेहतरीन यहाँ पे हेडर मार के जस्ट बिफोर दी फर्स्ट हाफ एंड्स यहाँ पे 1-1 का इक्वलाइजर दिला दिया था। तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक FC गोवा ने भी इक्वली फाइट पुटअप की, सेकंड हाफ में भी उन्होंने अच्छा खेला, एंड देजान रेजिच ने वो क्रूशियल पेनल्टी विन करके यहाँ पे अरमांदो सादिकू ने पेनल्टी को कन्वर्ट करके यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गोल मारा था, एंड 2-1 की लीड दिला दी थी। बट इवेंचुअली दैट इक्वलाइजर कम्स, एंड 1-1 से दोनों टीमों को यहाँ पे सेटिस्फाई होना पड़ा। सो देखते हैं अब आगे किस तरह से गोवा कंटिन्यू करती है। थोड़ी सी गोवा मेरे को लगता है कि इस सीज़न अभी तक 6 मैचेस में कुछ इस तरह के डिसीजन से थोड़ी सी अनलकी भी रही है। आई वुड नॉट से कि भाई, क्योंकि आप देखिए कि आपको मतलब सिर्फ टाइटल जीतने के लिए या सील जीतने के लिए आपके फेवर में भी कुछ डिसीजन आने ज़रूरी होते हैं, थोड़ा सा वो लक भी फैक्टर चाहिए। सो वो अभी तक यहाँ पे मनोल मार्केस की साइड को नहीं मिल रहा है, बट लेट्स से आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। एंड ओएन कोयल इज रनिंग ऑन अ हाई, एंड इसी के साथ भाई जो चेन्नई FC का मैनेजमेंट है, उन्होंने ओएन कोयल को 2026 तक का एक्सटेंशन भी दे दिया है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। यहाँ पे चेन्नई FC आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जब स्ट्रगल कर रही थी, तब हर सीज़न वो यहाँ पे कोच चेंज कर रही थी, लेकिन लास्ट सीजन से उन्होंने वो चेंज किया। लास्ट सीजन ओएन कोयल को अपॉइंट किया, इस सीजन उनको कंटिन्यू किया, एंड 1 और साल का यहाँ पे उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। अब बात करते हैं भाई वॉकआउट डार्बी के बारे में, यानी कि केरला ब्लास्टर वर्सेस बेंगलुरु FC, बिग मैच इन टुडेस ISL फिक्सर, एंड आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बिकॉज अगर हम बेंगलुरु FC की बात करें, टेबल टॉप 0 गोल कंसीडर्ड, तो दे आर यू कैन से कि हाई ऑन कॉन्फिडेंस। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर ने भी अच्छी
यहाँ पे विन हासिल की है अपने लास्ट मैच में अगेंस्ट मोहम्मदन। ऐसी हार्ड फोर्ट विन आप बोलेंगे एंड उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि वे एड्रियन लूना अब फुल्ली फिट हो चुके हैं। 90 मिनट लास्ट मैच में भी वो खेले थे, तो एक उसका भी अब रिदम बन चुका है। बेंगलुरु एफसी की अगर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पे उन्होंने 5 में से 4 मैच जीते हैं, एक ड्रॉ किया है, टेबल टॉप पे 0 गोल कंसीड किया है, लेकिन उन्होंने अवे में अभी तक यहाँ पे विन हासिल नहीं किया है। सो जेरार्ड ज़रगोजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला कि अगर हमें यहाँ पे टाइटल के लिए कंटेंट करना है देन अवे में भी हमें विन हासिल करने होंगे। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर यहाँ पे उनके लिए भी ये विन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली फुल हाउस होने वाला है, सो एटमॉस्फेयर भी काफ़ी क्रेजी रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी कंपिटेटिव मैच, मे बी 2-2 स्कोर लाइन भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग केरला ब्लास्टर विनिंग दिस मैच बाई 2-1। थोड़ा सा उनका डिफेंस वीक है, आई एग्री, बट मेरे को लगता है कि they can manage it, so maybe 2-2 score line, let's go with the 2-2 score line, so that's my prediction। let me know guys आपका क्या prediction है, comment section में जरूर बताइए। so that's it from my side guys regarding today's Indian football news। I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। keep supporting Indian football, don't forget to like, share and subscribe Curious Study। जय हिंद, जय भारत।